नमस्कार। मेरा नाम प्रीतम सिंह है। मेरी उम्र था इस वक्त 88 88 साल की भई हालियो। मेरे यहाँ नेपाल में 1959 में आएको थियो। नेपाल असल में मेरी अब तो जन्मभूमि तो इंडिया था, लेकिन कर्मभूमि अब नेपाल ही हो, किनकि इतनी वर्ष मैंने यहीं गुजारेको। अब यहाँ कस्तो है, यहाँ पुग्यो मैले यहाँ लखनऊ आएको थियो। लखनऊबाट मैले वहाँ सीतापुर में आएको। वहाँबाट मेरो एक दो फ्रेंड थियो, उसलाई भनेको तपाईँको बाउले तो बाउको जो ट्रांसपोर्ट को काम हो, तो तपाईँले किन न नेपाल में एउटा रोड बन्दैछ, वहाँ तपाईँलाई जाएर हेर्नुहोस्। अगर तपाईँलाई, किनकि जम्मू कश्मीर भी एक पहाडी इलाका हो, धेरै मान्छेले ट्राई गरेको थियो, लेकिन वहाँ धेरै टाढा रोड, यति राम्रो रोड होइन, किन ये इंडियन आर्मी ने ये रोड बनाएको थियो। अलमोस्ट उनीहरूलाई जिपेबल रोड 4x4 जिपेबल ही बनेको सुरुमा, बाद में त्यसलाई उनीहरूलाई ठीक गरेको। सुरु में रोड धेरै खराब रोड थियो, मुश्किलसँग जीप आउन सक्थ्यो। तो उस टाइम में हामीलाई पहले तो पटनाबाट यहाँ आउनलाई हामीलाई वहाँ को बोट को सहारा लिएर गंगा क्रॉस करना पर्यो। मुजफ्फरपुरबाट फिर रक्सौलसम्म हामीलाई ट्रेन को जति पुल थियो, ट्रेन को पुल जबरदस्ती रात में गाड़ी वहाँबाट पटरी, रेल को पटरी में चढ़ाएर वहाँबाट अम्लेखगञ्जसँग रक्सौलसँग पुग्यो। रक्सौल में किनकि उस टाइम में इंडियन गाड़ी पे कस्टम दिएर कस्टम पे गरेर हामीले अम्लेखगञ्ज जानु थियो। अम्लेखगञ्ज जानलाई हामीलाई 2 दिन लाग्यो, किनकि बाटो थिएन, जङ्गलको बाटो थियो। जङ्गलमा बैलगाड़ी यहाँ बैलगाड़ी जान्थ्यो। उसी हिसाब से हामीलाई 2 दिनमा अम्लेखगञ्ज पुग्यो। अम्लेखगञ्जबाट किनकि एकवटा बिचमा न चुडिया टनल पर्छ। चुडिया टनल यति सानो छ कि ये जो टाटा ट्रक थियो यसमा उसलाई अलिकति जान गाह्रो था। सुरु में आएको थियो, अकेले आएर एकचोटि सर्वे गरेर यस्तो आएको हेरेर जाए। यहाँ पुगेपछि धेरै मैले अलिकति मुश्किल सोचेँ, कहाँ दूर तो आइहाल्यो। मलाई दूसरे दिन ही यहाँबाट वापस गइहाल्यो। फिर मैले बाउसँग फिर वापस आएको। थर्ड टाइम मैले ये गाडी लिएर आएको। गाडी लिएर आएको तो उसमें चुडिया में के थियो, चुडा धेरै मुश्किल, मतलब बिल्कुल सानो टनल थियो, उसमें गाड़ी निकालना धेरै मुश्किल थियो। अब के चाहिए, टाटा ट्रक जो उस पर जो बैक कुछ दो टायर हुन्छ, 2 टायर इस टायर 2 टायर, वो टायर को बीच में यति ठाउँ हुन्छ। अलमोस्ट 8-8 इंच 8-8 16 इंच को मतलब है कि गैप छ। अब उसलाई हामीलाई के गरेको, गैपलाई रिमलाई काटेर उसलाई ऐसे जोडेर मतलब 8 दूनी 16 इंच वो काम गरेर तो गाडी वहाँबाट हामीले निकालेको। एकचोटि के भयो थियो कि हामीलाई आउँदै थियो, मैं थियो, मेरो ड्राइभर थियो, खलासी भी सँगमै अगाडि बसेको थियो। तो गाडी बीच बाटो में आएर, किन उस टनल के बीच में अलिकति टर्न थियो, तो वहाँ टर्न टाइम में ड्राइवरले पनि के गल्ती गर्यो, गाडी बन्द भयो। अब गाडी बंद भयो तो बाहर निकलने को तो कुरै आएन। अब ना इतना जान सकता ना इतना जाना, कहीं क्या करें। हम लोग डर गए बहुत। अब हम लगे थे यही मरने लगे होने। बाद में हामीले सोचो कि इसको गाड़ी को फ्रंट शीशा थियो, इसलिए तोड़ो। वो ल्याएर त्यो सँग हमारे सँग थियो थोड़े जस्तो थियो, उसँग तोडेर मतलब खलासीले बाहर निकालेर फिर वो गाड़ी तलबाट हेरे पछाडि गएर सामान लिएर आएर फिर गाड़ी स्टार्ट गरेर हामीलाई बाहर आए। तो फिर हमने बंद कर दिया कि कोई किसीले भी खलासीलाई अब चुडिया टनलमा अगाडि नबसोस्, पछाडि बसोस्, किन कोही भी प्रब्लम परेपछि त कमसेकम पछाडिबाट तलबाट ट्रकको तलबाट आएर तलबाट मुनि आएर त गाडी आन सक्छ। तो यस्तो मतलब मुश्किल रोड थियो। रोड जति थियो बहुत कच्चा रोड थियो, सारी कच्चा रोड और जीपेबल ट्रक रोड थियो न, चाहिँ जीपेबल रोड थियो। लेकिन हामीलाई अब एक टर्नमा गाडी 2 चोटि 3 चोटि अगाडि गर्ने, पछाडि गर्ने। अब काफ़ी देरसम्म त यस्तो हामीले पहले दफ़ा तो जब अम्लेखगञ्ज पुगेपछि फिर अम्लेखगञ्जबाट गाडी खाली लिएर आएको। यहाँ खाली लिएर आएर पहले ट्रान्सफर मिनिस्टरलाई भेटेको।
ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर भन्ने सब कुरा त राम्रो भने हुन्छ म पनि देख्छु तपाईँको के ल्याएको तल आएर गाडी हेऱ्यो भन्यो कति राम्रो बस ल्याएको थाहै थियो न ट्रक के हुन्छ बस के हुन्छ तो उनले भन्यो तुरन्तै फोन गरिदियो कि महाराज अधिराज को भी पहले हामीलाई भेटेको थियो तो उसलाई भी महेंद्र को टाइम तो यहाँ एक्चुअली बेसिकली मैं आई एम ए पायलट तो मेरे पायलट ट्रेनिङ गरेको लखनऊबाट पहले दिल्ली गरेको बाद में लखनऊबाट मैले लाइसेन्स लिएको तो मेरे संग जो मान्छे थियो दुईटा जो त्रिलोचन सिंह दुल्लत भन्ने नाम थियो उसको दुईटा सरदार पायलट थियो एक रंधावा थियो एक दुल्लत भन्ने थियो तो मैले ऐसे न्यू रोड में ऐसे ही बैठे सोच रहे थे के करूँ कस्तो वापस जाऊँ के तो उसलाई भेटिहाल्यो सेकेंड टाइम फिर उसलाई घर ले जा रहे हामीले बतायो कि किन तुम्हें चिंता न कर म भेटाइदिन्छु तो जो कुरा करान्छ हामीले यहाँ ट्रांसपोर्ट का काम करना चाहन्छ आई गॉट द परमिशन कि ठीक है अब ट्रांसपोर्ट शुरू करिए यहाँ पर वापस आएर फिर ये मेरे गाडी लिएर आएको तो यस्तो हामीलाई चुडियासम्म पुगेपछि यहाँ आएर गाडीको रजिस्ट्रेसन कराएर मैले आफ्नो मेरा उस टाइमको लाइसेंस 5200 को 5200 अब तो कति लाख को हो तो फिर हमने ये गाड़ी को बिजनेस हमने शुरू करेको पर धेरै गाह्रो इतनी गाह्रो थियो स्मॉल पार्ट्स भी अगर टूटेपछि हमने यहाँ गाड़ी यहाँ भी जैसे हम सिंहभंजन में हो या भैंसिया में हो या जहाँ भी हो वापस पटना जाना पड़े पटना जाना पड़े थे पटना साहबबाट जाएर वहाँबाट सामान लिएर आउने गरी कई दफ़ा तो 4-4 दिन 5-5 दिन गाड़ी को सीट में ही सुत्ने वहीं बसिरहने अब जब वो ड्राइवरलाई ल्याएर कोई मिस्त्री भी पटनाबाट मिस्त्री लिएर आउने बाद में मैंने सोचा इससे तो काम चल्दैन फिर हामीले पटनाबाट मिस्त्री भी लिएर आयो डेंटर भी लायो पेंटर भी लायो और जो मान्छे हामीले गाडी बनाने वाला सबै मान्छेहरू ल्यायो वहाँबाट कोई दिल्लीबाट लिएर आयो कोई पटनाबाट लिएर आयो तो आस्ते आस्ते गरेर हामीले एक वर्कशॉप भी शुरू गरेको और ये काम हमने शुरू करेको और शुरू में तो मतलब कई सालसम्म मतलब इतनी मुश्किल थियो अब एक दिन के थियो हामीले वो ड्राइवर मेरो आयो साहब मैले जल्दी पठाइदिनु एकवटा मान्छे बसेको छ ट्रकमा पछाडि तो उसलाई वहाँ एक दोवटा पुलिसवाला भी था तो उसलाई भन्छ वहाँ जानेलाई तो मैले जल्दी पैसा दिनु त म जाऊँ मैं को आएको अब आया थाहा छैन भन्दै थियो कोही मान्छे मैले तल जाएर सफाईले सोधेको को मान्छे भने चीफ जस्टिस हो ये नाम थी उसका नाम मुझे याद नहीं है उनका जो पहला चीफ जस्टिस था तो वो चारे पछाड़ी गाड़ी को पछाड़ी तरपाल बताए रहे यस्तो मतलब धेरै गाह्रो थियो बहुत गाह्रो थियो या तो यहाँबाट अब घोड़े में जाने या फिर ट्राली थियो ट्राली में जाने गाड़ी का तो कोई बंदोबस्त थियो न किंग महिंद्रा को टाइम में तो के थियो कि धेरै वहाँबाट धेरै सहयोग पाएको थियो मैले और 2-4 चोटि एकचोटि तो यहाँ फेमिन पहाडहरू में बारिश भेगो थियो न 10,000 टन चावल वहाँबाट इन्डियाबाट लिएर उनलाई मैले गएको तो बाद में उसमें अब वहाँबाट त इन्डियाले त भन्थ्यो चावल ले जाने वहाँबाट मुजफ्फरपुरबाट रक्सौलसम्म तो ट्रेन में आइहाल्यो अब वहाँबाट कस्तो ल्याउने यहाँ फिर एक अंतरदेश थियो विष्णुमणि आचार्य काले बाजे भी भन्दै थियो जो मोस्ट स्ट्रांग पर्सन अपने ज़माने में न उस वक्त सिर्फ किंग और किंग के बाद अंतरदेश ही होता था वो ज़्यादा पावरफुल थे वो तो वो जैसे वो हमको बुलाने के बाद बुलाने की तो कहानी ऐसे है कि एक पुलिस वाला यहाँ घर में आके कहा कि आपको अंतरदेश ऑफिस में बुलाया आदमी डरता था उस वक्त अंतरदेश ऑफिस के नाम से हम कह ठीक है हम चलते हैं जी हम बैठ के गाड़ी में तो बाहर जो हमारा ये जो चौक आता है यहाँ पर वहाँ आके फिर गाड़ी रोक ली और तुम्हारे अंतरदेशलाई बुलाएको हम कहा ठीक है पुलिस वाला छ हुँदैन हामीले भनेको हामीले सँग जानुपर्छ अंतरदेश ऑफिस पुग्नु त 4 पुलिस वाला गाड़ी में बसिहाल्यो वहाँले छोडेर तो फिर वापस आयो उनलाई मतलब इतनी सोच अंतरदेश से पूछा कि जी समस्या हो तो मैंने क्या मदद करने सकता मैंने बोला कि जो आप चाहेंगे हम कर देंगे बोलिए क्या करना है
चलिए फिर हमारे साथ। उन्होंने खुद ही अपनी गाड़ी में ले रहे वहाँ पैलेस पुगे हम ले महाराजा धीराज सिंह बैठे पे तो अंतर्देश बनो के तो ये चावल ले रहा उन्हें मतलब तुम्हारे क्या करने सकता। मैंने कहा चावल तो मैं ले आऊँ मेरी 3-4 रोटा शर्त छा बनस के तुम्हारे को क्या शर्त हो। मैंने कहा पहले छोटी थे यही शर्त हो कि मैं गाड़ी इंडिया वाटा ले आऊँ उसको नंबर जो उनसा मैं उसका नंबर पाऊँ तो मेरा पंसार तो देने ना मिले कि ना कोई गाड़ी तो वापस जान सा पंसार हम नहीं देने सा देना। दूसरा है कि ड्राइवर को लाइसेंस उसका ड्राइवर को लाइसेंस बंद थी हो ड्राइवर को लाइसेंस पाऊँ। तीसरा है कि ये दान गोदाम जो छा यहाँ जा जान गोदाम इसलिए दिन रात खोले रखना पड़े रात में भी बंद करना हो देना। हमें इतनी गाड़ी ले आऊँ इतना कम माल ले आऊँ दिन रात करे रहे तो पहले मतलब ये मैं बंदा हमें चार्ज उठाई दें। गाड़ी का नंबर 500 से लेकर 650 तक ये तुम्हारे को नंबर हो 501 502 504 505 501 ये सब तुम्हारे को नंबर हो। ये तुम्हारे आप जिस लाई मर्जी देना जो मर्जी करना। और ये गाड़ी लाई बेती है मतलब वहाँ रक्सौल में उसको गाड़ी इंडिया वाले लाए रक्सौल में हाँ तुम 501 नंबर लिख लो तुम 502 लिखो 504 तो ऑलमोस्ट रजिस्टरिंग अथॉरिटी है ऑलमोस्ट 1-1.5 साल हमारे पास ही थी। खुद ही रजिस्टर करते थे गाड़ियों को। तो उस वक्त पर वो गाड़ी जब लाए तो हम लोगों ने दिन रात करके दिन को भी रात को भी कुछ हमारे एक्सीडेंट भी हुए कुछ हमारे ड्राइवर भी मरे। लेकिन हम लोगों ने मतलब है कि वो 1 महीने 1.5 महीने में सारा जितना चावल था पहले इन्होंने ट्राई करी थी कि इंडियन मिलिट्री यहाँ ला के ये चावल दे। तो इंडियन मिलिट्री वाले तो वो 1-2 ट्रिप लगाने के बाद ही वो सर नो वी कांट डू इट हमारे से होगा था नहीं। उसके अलावा उनके साथ ये वो हुआ था कि जितना उनका खर्च पड़ेगा वो देंगे। अब मिलिट्री वाले वहाँ अमलेगंज से चलें तो अपना 50 किलोमीटर हथौड़ा आया था हथौड़ा से चले थे वहाँ रुक गए वहाँ से आए भैंसे से तो 5 दिन में तो यहाँ पहुँचे थे। गाड़ी का खर्चा तो ढेरे महंगा पड़ने लगे। तो उस वाले 1 रुपया मैं कहा 1 रुपया 2 रुपये से कम रेट दिया था हमको। तो उसमें हमने ये सारा चावल फिर हम लोगों ने धान के दाम ले रहे पूरा। बाद में इसको कई दफ़ा कई शुगर का कभी साल्ट की प्रॉब्लम पड़ गई कभी शुगर की प्रॉब्लम पड़ गई कभी कोई भी प्रॉब्लम जब होती थी तो हम लोग मतलब है कि सीधे गाड़ी हम लोगों को लोग बोलते थे। राजा जी मैंने धैर्य पूरा कर देती हूँ सची समझाएगी नहीं वो चाहे विष्णुमणि ले बोल देती हो कि सरदार जी ये करना पड़ता। तो मैंने कहा मेरे ये कहो तो राजा मन तो बाद में जले काम ख़त्म करे बच्चे राजा ने मेरे वहाँ पैलेस में बुलाए के 1000 रुपये बख्शीश भी दियो और शाबाशी दियो कि तुम्हारे तेरे ठुलो काम करे करो हम यहाँ बारी हूँ ज़्यादा कर देती हूँ ना। किंग मिंदर जो थियो बड़ा वेरी स्ट्रांग किंग थियो। पहले के थियो कि नेपाल एक बहुत सीधो पुराने ज़माने जैसे पूरा सुनते ना पुराने ज़माने में ऐसा मानसी थियो तो यहाँ का मानसी भी ऐसा ही थियो। ये मिलिटेंसी आने के बाद क्या हुआ कि यहाँ चेंज ऑफ करेक्टर एंड चेंज ऑफ एवरीथिंग बहुत फ़र्क पड़ गया। लोग तब बहुत पुराने ज़माने में लोग बहुत सीधे थे बहुत इतने सीधे थे कि जब आईजीपी को मिलने गया तो वो बेचारा भी मतलब पहले पूजा कर रहा था मैं सरदार जी मैं अभी पूजा करके आता हूँ मैं हाथ छोड़ के मतलब इस तरह के लोग थे इतने सीधे लोग थे। पर आस्ते आस्ते जैसे ये मिलिटेंसी होने के बाद ना फिर थोड़ा यहाँ के लोग थोड़े से डिफरेंट हुए। पहले ईमानदार भी बहुत थे गुर्बत तो थी इतने लोग अमीर नहीं थे। अब जैसे न्यू रोड में हमने अपने लिए एक कमरा लिया था 4 रुपये महीने में और नौकर के लिया था 1 रुपये महीने में। तो इस तरह चीज़ भी सस्ती थी बहुत सस्ता था हर चीज़ सस्ती थी। मतलब है कि उस वक्त डीजल का भाव 15 आने था 13 आने था। बाटो बाटा के ना कोई होटल ना कोई खाने पीने का ठाव ना के पनी ना रास्ते में आप खाना पकाने आवे ना कोई स्पेयर पार्ट ना कोई टायर के दुकान के पनी थियो ना। हाँ अमलेगंज लिखे थे बीरगंज में तो कोई खास थी ना क्योंकि बीरगंज हमने जा नहीं सकती थी ना बाटे थी ना। और उसके पीछे हम लोगों ने भी थोड़ा प्रयास किया कि भाई कम से कम पता करें। पहले पंपा जी संग लिखी थी मेरे वेट भे आ लियो और पंपा जी ले फिर
अध्यक्ष भी मिला दियो। तो अब उस टाइम तो प्रचंड को नाम बांटा तो आदमी को तो वैसे कलेजा नीचे गिरता था, डर थी। बातें करते करते वो बोलने लगे ये इंडिया को व्यवहार को राम छैन। मैंने ऐसे ऐसे हाथ जोड़ के बोला, मैंने कहा आपसे माफ़ी मांगता हूँ और मुझे बात करने में डर भी लग रहा है, लेकिन मैं बोलिए। मैं कहा जब आप सुबह उठते हैं तो पहले आप इंडिया को गाली निकालते हैं, फिर चाय पीते हैं, तो इस तरह से संबंध नहीं बनेंगे ना। उसके लिए आपको भी कुछ करना पड़ेगा, इंडिया को भी करना पड़ेगा। तो नहीं हम तो करना चाहते हैं, हमें करना चाहते हैं तो फिर करिए, जो बताइए क्या करना है। तो एम्बेसडर से कोई बात करनी, किसी से करनी है तो हम सब कुछ कर सकते हैं। तो हंसने लगे, कहने मेरा जान देना होता उसलिए आने आने को करी हालत में ठीक था। तो फिर एम्बेसडर शुरू में क्या थी ना, यहाँ पुलिस DIG सम्म जितने थियो ना सबै साइकिल में जान्थ्यो आपस में। कार सिर्फ IGP सँग थियो, किसीसँग कोई जीप शिप के पनि थिएन, गाड़ी ट्रक के पनि थिएन। और ये जो आपके आफत लगते थे, हम यहाँ न्यू रोड बाहर पटड़ी नहीं है, पटड़ी के ऊपर वो गठरी के होते थे, वो बाहर आके बैठते थे, वो गठरी खोल के तो उसमें से कागज़ निकाल के जिसका काम है उसका करके फिर बंद करके फिर रख। लाइट देखने लगे तो मैंने टार्च लगाने पड़े थे, मेरे बल्ब कहाँ था, मेरे टार्च लगाएर हेर्न पर्ने थियो। लाइट थियो न, लाइट 10 बजे रात में कर्फ्यू, 10 बजे के बाद कोई आदमी बाहर नहीं जा सकता, सब बंद। तोप चलती थी रात 10 बजे ऑल क्लोज, 12 बजे फिर तोप चलती थी। उसके बाद मतलब है कि पता चलता है 12 बज गए तो उसके बाद मतलब है कि लॉ एन्ड अर्डर इतना सख्त था कि मैं आपको बता नहीं सकता। एउटा क्वेसन सोध्छु, तपाईँले एन्सर दिन पनि सक्नुहुन्छ नदिन पनि सक्नुहुन्छ, त्यो तपाईँको कुरा हो। तर मैले चाहिँ अब सोधेन भने फेरि हाम्रो पाठकले पनि के होला भनेर सोध्देला होइन। एउटा सामान्य उहाँको PM को रिमार्कले गर्दा अस्ति अलिअलि विवाद भयो होइन। खासमा चाहिँ तपाईँको एउटा नागरिक स्तरको सम्बन्ध, अघि तपाईँले जस्तो समाजसेवाको भावना, एउटा व्यक्तिगत एउटा समस्यामा परेको बिरामीलाई देखभाल गर्ने भन्ने एउटा कुरा थियो होइन। तर चाहिँ अलिकति प्राइम मिनिस्टरले झन्डै राजीनामाकै समेत संसदमा त हङ्गामा नै भइगयो होइन। त्यसमा तपाईँलाई कस्तो लाग्यो सबै कुराहरू र भएको के थियो खासमा? देखिए जी, हम जहाँसम्म हाम्रो तालुक छ, हामीले त किताब में भी केही पनि लेखेको छैन, कहीँ केही पनि छैन। अब उनलाई पनि भाव गइहाल्यो, किनकि अब उनको अगाडि, मेरे भी अगाडि उनको छोरी मतलब जाने को कुरा, लड़का भी उनका यहाँबाट गएको थियो इंडिया। एज ए पर्सन हामीले जो गर्न सक्छ हमने किया, हमने केही पनि ज़्यादा गरेको छैन, लेकिन जो हमसे हो सकता था हमने किया, इतना ही है। अब उसका भी उन लोगों को मतलब है जैसे दिमाग में, हाँ 1-2 दफ़ा गुरुद्वारे में हमने बुलाया तो डेफिनेटली हमने आपको हम लोग के भन्छ, हमने अरदास भन्छ, प्रेयर भन्छ, प्रेयर गरेको कि तपाईँले प्राइम मिनिस्टर बन्नुहोस्, यस्तो होस्। तो एक भावना, हाम्रो भी भावना थियो, पॉजिटिव फीलिंग थियो। हम तो उसी वक्त जब उन्होंने वहाँ बोला था, मैं तो उसी वक्त इनको बोल दिया था कि हम आई थिंक गड़बड़ हो गई। तो उसके बाद क्या हुआ कि खैर एनीवे, देखो कराने वाला परमात्मा होता है, और कैसे उनकी ज़ुबान से बात हुई। हालांकि बेसिकली देखा जाए कि जो लोकल आदमी थे, सब आदमी ने मतलब है कि हमको सराहा कि नहीं हो सरदार जी ऐसे नहीं है, वो नहीं है, सब ने कहा। मेरे लिए नहीं, फिर उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल तो हुआ, काफ़ी मुश्किल हुआ। और 3-4 दिन आपका बंद रही है कैबिनेट भी, तो काफ़ी उनको परेशानी का सामना करना पड़ा। नमस्ते, मेरो नाम किरणदीप संधू एन्ड म अथर हो यो बुक रोड टु द भ्याली, द लेगेसी अफ सरदार प्रीतम सिंह इन नेपाल। एन्ड यो किताब लेख्नको लागि 2 वर्ष बढी लागेको छ। एन्ड यो किताबको प्रेरणा यो हो कि म नेपालमा जन्मेको छ और मेरो नेपालको लागि के कन्ट्रिब्युसन हुन सक्छ एज अ युथ। हामी एज अ युथ सोच्छ कि मेरो देशमा यो छैन, बट और मेरो देश मेरो लागि के गर्न सक्छ। मेरे जहिले यो किताब लेख्न सुरु गर्यो, मेरो भावना थियो कि म आफ्नो देशको लागि के गर्न सक्छ। उसमा मैले जहिले इतिहास पढ्यो तो देख्यो कि यातायातको सेक्टरमा के जो योगदान सरदार प्रीतम सिंहको थियो
सिन्स 1959 उसमा नेपालको इतिहासमा सबै मान्छेले थाहा छ पर पन्नामा लेखेको छैन। यो मेरो इन्स्पिरेसन बन्यो यो किताबले लेख्नेले कि रोड टु द भ्याली एउटा मान्छे सरदार प्रीतम सिंहको कहानी हो जो जम्मू कश्मीरबाट आएको थियो लेट 1958 और वहाँको भ्याली छोडेर नेपाल काठमाडौँको भ्यालीमा आयो अनि यातायातको सहयोगबाट इकोनोमिक डेभलपमेन्ट, सोशल डेभलपमेन्ट, कल्चरल डेभलपमेन्ट, एजुकेसनमा यिनले के कन्ट्रिब्युसन दिएको छ उसको लागि यो एउटा मेरो सानो प्रयास हो आफ्नो देशको लागि हिस्ट्रीमा एडिसन गर्नलाई। छोरी को तो मैं धेरै बारी हूँ मैं इसको के छ कि छोरीले कम से कम हाम्रो जो इतिहास थियो उसलाई कम से कम कलम बंद गरेको और ये किन किताब में आएपछि तो चीज़ धेरै समय बच्चा के कोई कोई मान्छे यहाँ पहले महारानी जिंदा आएको थियो, पहले गुरु नानक देव जी आएको यहाँ इस मुल्क में, उसको बाद महारानी जिंदा आएको और थर्ड मैं आएको। अब उनको इतिहास ये को हमारे गुरु साहब आए रहे जहाँ 5-6 महीने यहाँ नानक मठ में बसेर गई हाल्यो और यहाँ वो संस्था चलते छ वहाँ नानक मठ गुरुद्वारा छ वहाँ पर हाथ गुरु ग्रन्थ साहब को भीड़ हो और हामीले प्रयास गर्दै छ कि वो ठाउँ अगर हाम्रो हामीले पाऊँ ताकि हामीले उसको डेभलपमेन्ट गर्न सक्छौँ। अहिलेसम्म हामी प्रयास गर्दैछौँ, अहिले यसमा पाएको छैन। पाएपछि मैले एक चीज में भनिदिउँ बड़ी इम्पोर्टेन्ट कुरा हो, अगर हामीलाई यो नानक मठ पाउँछ भोलि म यति टुरिस्ट ल्याउँछु यति टुरिस्ट जति यिनलाई सोच्न पनि सक्दिनँ। और अगर यिनलाई अगर टुरिज्म चाहिन्छ तो के पनि गर्न पर्दैन, मैले ओन्ली वो जगह जो मैले भनेको नानक मठ हम एज ए संरक्षण हामीले होइन कि उसको मेरो नाममा गर्दैन या कसो करना होइन, गभर्मेंट को जगह रहोस् लेकिन उसका संरक्षण हामीलाई दिइदिनुहोस्। हामीले वहाँ कम से कम 200-400 करोड़ रुपया खर्च गरेर हामीले एक भव्य गुरुद्वारा एकवटा मैले मंदिर मैले लेखेर दिएको एक मंदिर बनाने, शिव जी को मंदिर बनाने, वहाँ गुरुद्वारा बनाने। जो लाल पुर्जा है वो गुरु नानक देव जी के नाम से है और लाल पुर्जा 200 रोपनी का है, अब रह गई 32 रोपनी, बाकी सब लोगों ने कब्जा कर लिया। तो मैंने गवर्नमेंट को बहुत दफ़ा समझाया, भट्टराई जी जब थे प्राइम मिनिस्टर उन्होंने काफ़ी इंटरेस्ट लिया था, कृष्ण प्रसाद भट्टराई, हाँ कृष्ण प्रसाद, उन्होंने काफ़ी इंटरेस्ट लिया था कि ठीक है अगर ऐसी, मैंने कहा इसको इस जगह को आप एज ए कमर्शियल तरीके से इस्तेमाल करें, देखिए कि आपको कितना विजिटर कितना मतलब है कि आपकी डेवलपमेंट होगी। लेकिन यहाँ पर वही है गुठी संस्थान फलाना संस्थान ये नहीं वो नहीं बात। सो स्टिल वी आर फाइटिंग ए केस अगेंस्ट दिस। हमने सुप्रीम कोर्ट में ने केस किया हुआ क्योंकि ये जो जगह थी दे वांटेड टू गिव इट टू सम पीपल उसमें लीज में, तो वो तो हमने कैंसिल कराई। तो हम चाहते हैं कि अगर ये जगह गुरु नानक देव जी गुरु नानक मठ है, अगर ये जगह हम लोगों को संरक्षण के मिल जाएगा तो मुझे हम लोग बहुत पैसा इसमें लगा के बहुत भव्य मतलब है प्रोग्राम करेंगे और उसमें देखिए लाखों आदमी आएंगे यहाँ एज ए टूरिस्ट। नेपाल में सब सुख शांति हो और यहाँ के लोग बहुत तरक्की करें, खुशहाल रहे। हमने तो अपनी ज़िंदगी बड़ी खुशहाली से गुजारी है इस मुल्क में, सब हम चाहेंगे कि जितने भी यहाँ के लोग हैं वो खुशहाल राम रो जिंदगी और लिखती फाइनेंशियली सारे सब लोग राम रो, ये मेरी कामना हो।